हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 16 फरवरी 2023 को होने वाले सामाजिक विज्ञान के एग्ज़ाम पेपर में शामिल होने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए, पहला सवाल कहता है कि अक्टूबर क्रांति क्या है और फरवरी क्रांति क्या है, रूसी क्रांति तथा जुलाई क्रांति। देखिए, इस टॉपिक से 100% आपको एक सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि अक्टूबर क्रांति क्या है, या फिर पूछा जा सकता है कि फरवरी क्रांति क्या है, रूसी क्रांति क्या है या जुलाई क्रांति क्या है। तो 10वीं कक्षा के हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो उसी में इन सभी क्वेश्चनों का अध्ययन किया जाता है। तो आप जल्दी से इन सभी क्रांति के बारे में जानकारी कर लीजिए, यहाँ से एक सवाल आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकता है। और इसके बाद में अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। आप सभी को मालूम होगा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1930 से लेकर 1932 ईस्वी तक यह आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन दांडी यात्रा के दौरान शुरू हुआ था और इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, ये समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना था। तो इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम के बारे में आप सभी लिख सकते हैं। उसके बाद में हिस्ट्री का काफ़ी ही मज़ेदार सवाल ये है कि पांडुलिपि क्या है। आप सभी को मालूम होगा कि बहुत समय पहले की बात है, जब समाचार पत्र का आविष्कार नहीं हुआ था, कागज़ और पेन पेंसिल का आविष्कार ना हुआ था, तो पांडुलिपि के द्वारा ही भोजपत्र, ताड़पत्र इत्यादि पर लोग हाथों से बने कागज़ पे लिखते थे। इस प्रकार से अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ाते गए। उसके बाद में दूसरा सवाल है हमारा कि इक्विजिशन क्या है। आप सभी को मालूम होगा कि कैथोलिक चर्च के पादरियों ने उनके धर्म के प्रति हो रहे प्रचार प्रसार को बंद करने के लिए इक्विजिशन लगा दिया था। ये भी 10वीं कक्षा के हिस्ट्री का प्रेस संस्कृति वाले चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। उसके बाद में है विश्व बाजार क्या है। अब चलिए, उसके बाद में हम लोग देखने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि मुद्रा क्या है। आप सभी को मालूम होगा कि मुद्रा मूल्य का मापक और भुगतान का काफ़ी ही बेहतरीन साधन होता है, जिसके माध्यम से किसी वस्तु को खरीदा या बेचा जाता है। उसके बाद में संसाधन से एक सवाल पूछे जाते हैं। संसाधन से क्वेश्चन आते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। याद रखिएगा कि इस दुनिया में पाए जाने वाले वैसे वस्तुएं या वैसे सामान जिसका इस्तेमाल मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु करता है, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। देखिए, संसाधन के दो प्रकार होते हैं। पहला होते हैं मानवीय संसाधन, यानी जिन संसाधन का निर्माण मानव के द्वारा किया गया हो उसे हम लोग मानवीय संसाधन कहते हैं, जैसे कि सड़क हो गया। उसके बाद में कोई भी लकड़ी से बने सामान हो गया, बस हो गया, रेलवे हो गया इत्यादि, ये सभी के सभी मानवीय संसाधन होते हैं। जबकि वैसे संसाधन जिसका निर्माण मानव के द्वारा नहीं की गई है, उस संसाधन को हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी हो जाएगा, जल हो जाएगा, वायु हो जाएगा, ये सभी के सभी संसाधन जो है ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पूछे जाते हैं बहुउद्देशीय परियोजना क्या है और राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। देखिए, राष्ट्रवाद आपका हिस्ट्री में सवाल पूछे जाते हैं, तो आप सभी को मालूम होगा कि राष्ट्रवाद से अभिप्रायः किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों से है। इस प्रकार की भावना राजनीति जागृति का ही प्रतिफल होता है। तो राष्ट्रवाद को भी एक बार जरूर अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए, अगला सवाल है सांप्रदायिकता क्या है। आप सभी को बता दें कि जब एक ही जाति और धर्म के लोग दूसरे जाति एवं धर्म के लोग को अपने से हीन मानने लगते हैं, उसे ही हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होती है, याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं और सहकारिता क्या है। आप सभी को मालूम होगा कि सन 1804 ईस्वी में सहकारिता की शुरुआत की गई थी। तो इसके बारे में आप सभी को 2-4 लाइन लिखने होते हैं।
उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान से लिया गया है और क्वेश्चन में कहता है कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं, इससे काज बताइए और राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं। आप सभी को बता दें कि राजनीतिक दल का जो सबसे पहला काम होता है वो होता है चुनाव में भाग लेना, बहुमत प्राप्त करना, सत्ता का संचालन करना, लोक कल्याणकारी योजना बनाना तथा उसे कार्यान्वित करना। तो ये सभी के सभी जो काम हैं ये राजनीतिक दल के होते हैं। देखिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं, तो देखिए राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं को सरकार के सामने प्रस्तुत करती है, जनता की मांगों के लिए आंदोलन का भी सहारा लेती है। इस प्रकार राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अब अगला सवाल करता है कि आतंकवाद, शिक्षा, जातिवाद, परिवारवाद, न्यायपालिका लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे। आसान शब्दों में लिखिएगा कि आतंकवाद के कारण आज चारों तरफ दहशत का माहौल बना रहता है, जिससे न केवल आर्थिक क्षति होती है बल्कि राष्ट्रीय विकास भी बाधित हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आतंकवाद को समाप्त किए बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। उसके बाद में है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं, इसे दूर करने के उपाय बताइए। और यह एक ऐसा सवाल है जो मैट्रिक एग्जाम पेपर में काफ़ी ही ज़्यादा ट्रेंड करता है, ये क्वेश्चन याद कर ही लीजिएगा। देखिए बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि, उद्योगों में कमी, बाढ़ एवं सुखाड़, ईमानदार प्रशासन का अभाव, ईमानदार राजनेताओं का अभाव। इन सभी अभाव के कारण, इन सभी कमियों के कारण आज हमारा प्यारा सा बिहार बहुत सारे मायने में पिछड़ा हुआ है। अब इसके दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं, तो जिन जिन कारण से बिहार पिछड़ा हुआ है उसे हम लोग यदि दूर कर देते हैं तो आसानी तरीके से हमारा बिहार फिर से बहुत बड़े राज्यों की गिनती में आने लगेगा। उसके बाद में कि भारत में जलमार्ग तथा सड़क मार्ग का वर्णन करना है ना जी, ये क्वेश्चन भूगोल से लिया गया है। उसके बाद में बाढ़, भूकंप, सुनामी, सुखाड़, भूस्खलन तथा दूरसंचार को परिभाषित करें, तो बाढ़, भूकंप, सुनामी, सुखाड़ इसके बारे में लिखना होगा। उसके बाद में बाढ़, भूकंप, सुनामी से बचने के उपाय बताइए। तो आप सभी को मालूम होगा कि बाढ़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तटबंधों के निर्माण करना चाहिए, तटबंधों पे वृक्षारोपण करना चाहिए, मैंग्रोव वनस्पति लगाना चाहिए और बाढ़ के समय हमें ऊंचे भूमि वाले स्थान पे चले जाना चाहिए। उसके बाद में भूकंप से बचने के कौन कौन से उपाय होते हैं, तो आप सभी को बता दें कि भूकंप के समय घर से बाहर खुले स्थान में चले जाना चाहिए, भूकंप के समय बिजली का तार काट देना चाहिए, भूकंप के समय घर के किसी कोने में जाकर छिप जाना चाहिए, यानी दीवार के बगल नहीं बल्कि घर का जो कोना होता है वहाँ पे यदि आप खड़े रहते हैं तो अपने आप को भूकंप की स्थिति में बचा सकते हैं। उसके बाद में है कि चक्रवात क्या है, आशा करते हैं चक्रवात तो आप जाते ही होंगे। और चक्रवात के साथ साथ यहाँ पे एक और सवाल बनता है कि ज्वार भाटा क्या है। याद रखिएगा कि जब समुंदर का पानी नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो उसे हम लोग ज्वार कहते हैं और ऊपर से नीचे की ओर आता है तो उसे ही हम लोग भाटा कहते हैं। उसके बाद में यहाँ से हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है कि कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों को लिखिए और सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो आसान शब्दों में लिखिएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म सन 1888 में जर्मनी प्रांत के मेघुआ नामक शहर में हुआ था। उन्होंने रूस एवं मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन भी किया था, जिसके कारण वो रूस में राजनीति को सुधारने की ओर अग्रसर हुए थे। उन्होंने सन 1867 से 68 ईस्वी की बात है जब दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना भी किए थे, जो आगे चलकर समाजवादियों का बाइबिल कहा जाने लगा। उसके बाद में कहता है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। याद रखिएगा कि सर्वहारा वर्ग वैसे वर्ग को कहा जाता है जिनके पास सीमित संसाधन है, उनके पास रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए शुद्ध रूप से भोजन भी नहीं होता है, वैसे लोग को हम लोग सर्वहारा वर्ग के लोग कहते हैं। देखिए सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत किसान, मजदूर और गरीब लोग आते हैं। उसके बाद में कहता है रूसी क्रांति के 2 कारण बताइए या 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के 2 कारण लिखिए। देखिए जो सवाल है ना 100% हमें लगता है कि ये 2 सवाल में से एक सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है कैसे। आप सभी को मालूम होगा कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कहना था कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए ही शासन है।
हैं। उसके बाद में कहता है कि दबाव समूह क्या है, नगर निगम और तथा जिला परिषद के कार्य लिखिए। आप सभी को मालूम होगा कि नगर निगम का जो कार्य होता है कि नगर में बस चलवाना, अग्निशामक यंत्र का उपलब्ध कराना यानी लोगों के घरों में लगे आग को बुझाने का काम करना, और नगर निगम के क्षेत्र में आने वाले तमाम लोगों के लिए समुचित जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये सभी काम नगर निगम के होते हैं। उसके बाद में जिला परिषद के कौन कौन से कार्य होते हैं, तो शौचालय का निर्माण करवाना, सड़क का निर्माण कराना, बिजली की व्यवस्था करना और पीने के लिए जल की समुचित व्यवस्था करना। तो इस प्रकार से आसानी तरीके से आप नगर निगम तथा जिला परिषद के कार्य को लिख सकते हैं। उसके बाद में कहता है कि सतत विकास क्या है और बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी जानते होंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। याद रखिएगा कि वैसे कंपनी जो एक देश में ही नहीं बल्कि अनेक देशों में अपना इकाई लगाती है, अनेक देशों में अपना व्यापार करती है, वैसे तमाम कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे कि सैमसंग हो गया, कोका कोला हो गया, फोर्ड मोटर्स हो गया, तो इस सभी के सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। और इसके बाद में कहता है कि लौह तथा अलौह खनिज तथा व्यापारिक और निर्वाह कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। याद रखिएगा कि वैसे खनिज जिसमें लौह पाया जाता है उसे लौह खनिज कहते हैं, जिसमें लौह नहीं पाया जाता है उसे हम लोग अलौह खनिज कहते हैं। व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि को व्यापारिक कृषि कहा जाता है, जबकि वैसे कृषि जिनका उद्देश्य जीवन का निर्वाहन करना होता है वैसे तमाम कृषि को हम लोग निर्वाह कृषि कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 को कहता है भूमंडलीकरण तथा वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में वैश्वीकरण का 100% एक सवाल पूछा जाता है। उसके बाद में कहता है कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा। आप सभी को मालूम होगा कि हिंद चीन में जब विवाद फैल रहा था तो उस प्रकार से उस विवाद को निपटारा करने के बहाने से अमेरिका हिंद चीन में दाखिल हो गया था। औद्योगिकरण तथा श्रम पद्धति क्या है, आधारभूत संरचना तथा राष्ट्रीय आय क्या है, सत्ता की साझेदारी क्या है, और शहर ने नई समस्याओं का जन्म दिया, ग्रामीण जीवन तथा नगरीय जीवन के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्थिक नियोजन क्या है, एटीएम यानी क्रेडिट कार्ड क्या है, बचत क्या है, वस्तु विनिमय तथा वैश्वीकरण क्या है। यहाँ से एक सवाल 100% देखने को मिल सकता है। उसके बाद में है कि उपभोक्ता संरक्षण 1986 की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। सर्वोच्च कृषि क्या है, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और सर्वोच्च रेखा क्या है। याद रखिएगा सर्वोच्च कृषि से अभिप्राय सर्वोच्च कृषि द्वारा की जाने वाली कृषि से है। इस प्रकार की कृषि प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होने के कारण उपजाऊ मिट्टी पानी में दह जाती हैं, अतः उपजाऊ मिट्टी को पानी में बहने से रोकने के लिए सर्वोच्च कृषि की जाती है। कुटीर उद्योग लघु उद्योग को परिभाषित करना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का क्या योगदान है ये भी बताना होगा। जलोढ़ मिट्टी से आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है, गैरिबाल्डी मेजनी काउंट काबूर के बारे में आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की क्या भूमिका थी। साथ ही बिहार में वन संपदा की स्थिति का वर्णन करना है, वनों के पर्यावरणीय महत्व बताना होगा। गुटेन वर्ग ने सबसे पहले मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया, इसके बारे में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं इस वीडियो में बताए गए तमाम क्वेश्चनों को आप बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके।